हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं अमृता और आज मैं बात करने वाली हूँ दुरांते ला टोरमेंटा यानी ड्यूरिंग द स्टॉर्म। ये उसका स्पेनिश नेम है और इंग्लिश नेम है मिराज। टाइम अल्टरेशन की स्टोरी है जहाँ पे पास्ट में किसी संदेश के कारण 3 अलग अलग टाइमलाइन बन जाती है। मूवी डायरेक्ट की है ऑरेल पोलो ने और मूवी के कास्ट है जाने माने प्रोफेसर यानी अल्वारो मोटे एज डेविड, एंड्रियाना एज वेरा, शिनोडारिन एज इंस्पेक्टर लेरो। ये स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड है तो ध्यान से सुनिए। सो कहानी की शुरुआत होती है यानी फर्स्ट टाइमलाइन हमारी 1989 में, जहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टॉर्म आया हुआ था और न्यूज में बताते हैं कि ये तूफान 4 दिन तक रहने वाला है। अब इसी के बीच में हम निको को देखते हैं जो अपने घर पे मस्त गिटार बजाने की प्रैक्टिस कर रहा था। ये सारी चीजें वो अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करके लाइव टीवी पे देख रहा था। घर में वो और उसकी माँ दोनों ही रहते थे। अब निको लेट नाइट गिटार बजा रहा था, इसके लिए उसकी माँ आके उसे डांटती है और अपने नाइट शिफ्ट पे काम पे चली जाती है। निको वापस गिटार बजाने लगता है, लेकिन कुछ देर के बाद उसके पड़ोसी के घर से काफी चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। उसके पड़ोसी थे एंजल और उसकी पत्नी हिल्डा। ये जब उनके घर में जाता है तब पता चलता है एंजल ने उसकी वाइफ हिल्डा को मार दिया है और उसके हाथ में चाकू है। अब ये नजारा देख के निको वहाँ से डर के भाग जाता है और एंजल उसका पीछा करने लगता है। भागते हुए बेचारा निको रोड पे आता है और वहीं पे एक्सीडेंट में वो मारा जाता है। कहानी आगे बढ़ती है 25 साल बाद 2014 में वेरा नाम की नर्स, उसकी बेटी ग्लोरिया और पति डेविड जो कि बैंक में काम करता था, ये तीनों का परिवार हम देखते हैं वो निको के घर में शिफ्ट हुए थे। पास में ही उनका दोस्त एंटो रहता था। वेरा और डेविड एंटो और उसकी माँ कैरल को डिनर पे बुलाते हैं। अब दोस्तों इस टाइम पे अचानक से रात में वापस वैसे ही तूफान का माहौल बन जाता है और एग्जैक्टली वैसे ही इलेक्ट्रिक स्टॉर्म आ जाता है। आगे जब ये लोग अपने घर पे सामान सेट कर रहे थे तो वहाँ पे स्टोर रूम में इनको पुराना टीवी और वीडियो रिकॉर्डर और कुछ टेप्स मिलते हैं। ये निको के ही टेप्स थे। तो ये लोग टीवी पे ये टेप्स लगाते हैं जिसमें उनको निको गिटार बजाते हुए दिखाई देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद टीवी बिना किसी टेप के अपने आप चालू होता है और इसमें 25 साल पहले की न्यूज डिस्प्ले होती है। अचानक से ये न्यूज ब्रॉडकास्ट देखने के बाद डेविड और वेरा को बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए डिनर के वक्त में वो ये सारी बातें एंटो को बताते हैं। तब एंटो ने बताता है कि दरअसल निको उसके ही बचपन का दोस्त है, वो इसी घर में रहता था और एक दिन उसने देखा कि उसके नेबर एंजल ने अपने पत्नी हिल्डा को मार डाला। ये देखने के बाद वो बेचारा डर के भाग रहा था और तभी एक्सीडेंट होके उसकी मौत हो गई। अब डेविड को काफी क्यूरियोसिटी लगी रहती है, इसीलिए वो निको और एंजल के बारे में लोकल न्यूज चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि एंजल अपने वाइफ को मारने के बाद उसकी लाश वेयर हाउस में छुपाने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली निको ने उसको देखा, जिससे एंजल का ये प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद एंजल को पुलिस पकड़ लेती है और 3 ही महीने बाद एंजल ने भी जेल में आत्महत्या कर दी थी। अब ये चीज उसे पता चलती है। घर आने के बाद वेरा को डेविड के कपड़ों में एक मैच बॉक्स मिलता है, जिसे देख के वो हैरान हो जाती है एंड डेविड को समझाती है कि उसे स्मोक नहीं करना चाहिए। तो डेविड कहता है कि उसने बस एक ही बार स्मोक किया है और आगे वो स्मोक नहीं करेगा। फिर वो ये मैच बॉक्स लेके खिड़की से फेंक देता है। दोस्तों यहाँ पे भी स्टॉर्म जो चल रहा था वो 4 दिन तक कंटिन्यू रहने वाला था। रात में वेरा को भी अजीब सी आवाज आने लगती है। जब वो देखने जाती है तब टीवी ऑन था और निको टीवी पे कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, ये चीज उसे दिखती है। यहाँ पे कोई भी टेप चल नहीं रही थी, बल्कि वेरा का टीवी 25 साल पहले निको के टीवी से कनेक्ट हुआ था। अब वो कैसे कनेक्ट हुआ ये हमें प्लॉट में पता चलता है। वेरा काफी डरी हुई थी और वो कैमरे को ऑन ऑफ करने लगती है, जिससे अब निको को भी वेरा दिखने लगती है और दोनों एक दूसरे को भी देख सकते हैं। निको और वेरा दोनों भी शॉक होते हैं और उतने में ही निको की माँ वहाँ पे आ जाती है। लेकिन यहाँ इस समय वो गिटार नहीं बजा रहा था, तो सिर्फ माँ बाय बोल के चली जाती है, उसे डांटती नहीं है। यानी वेरा के इंटरफेरेंस के कारण यहाँ पे टाइमलाइन में थोड़ा सा चेंज हुआ था। आगे फिर सेटल होने के बाद वेरा निको को बताती कि वो फ्यूचर से बात कर रही है। इनफैक्ट एज अ प्रूफ वो उसको उसके रिकॉर्डेड टेप्स भी दिखाते हैं जो वेरा के घर में पड़े थे। काफी समय तक दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और तभी निको को पास के घर से आवाज सुनाई देता है। ये वही आवाज है जब एंजल ने अपने पत्नी को मारा था। अब ये आवाज वेरा भी सुनती है और उसे क्लिक होता है कि अभी क्या होने वाला है और वो निको को वार्न करती है कि तुम उनके घर पे मत जाओ और वो उसे सारा किस्सा बताती है। इनफैक्ट वो अपना मोबाइल निकाल के पुराने न्यूज भी दिखाती है कि क्या होने वाला है। वहाँ पे एंजल ने हिल्डा को मार डाला है और तुम वहाँ पे जाने वाले हो, वहाँ से डर के तुम भाग जाओगे और तुम भी मर जाओगे। लेकिन निको नहीं मानता और वो घर से निकलता है। अब यहाँ पे निको का क्या हुआ ये हमें आगे प्लॉट में पता चलेगा। लेकिन यहाँ इस साइड में वेरा के साइड में टीवी की लाइट काफी ब्राइट हो जाती है और अचानक से वो हॉस्पिटल में उठती है। सब कुछ अलग था क्योंकि यहाँ पे टाइमलाइन बदल गई थी। यहाँ पे सेकेंड टाइमलाइन शुरू हो जाती है। इस सेकेंड टाइमलाइन में वो नर्स नहीं थी बल्कि न्यूरोसर्जन थी, मतलब लॉटरी लग गई है। ओके, इनफैक्ट जो उसका पति
था डेविड, वो भी उसे पहचानता नहीं है और इस टाइम में ग्लोरिया यानी उसकी कोई भी बेटी नहीं थी। ये सुन के उसे काफी दुख होता है। यहाँ पे हैरानी की बात ये रहती है कि इस टाइमलाइन की कोई भी मेमोरी उसके पास नहीं रहती, उसके पास पुराने टाइमलाइन की सारी यादें थी। लेकिन जब भी वो किसी पहचान वाले को टच करती थी तब उसकी इस टाइमलाइन की मेमोरी रिफ्रेश होती और उसे याद आता कि इस टाइमलाइन में क्या हुआ है उसके साथ। इन सारे बातों से परेशान होकर वो पुलिस स्टेशन जाती है मदद मांगने के लिए और यहाँ पे हम इंस्पेक्टर लेरो से मिलते हैं। इसकी बातें सुन के वो भी कंफ्यूज हो जाता है और उस पर विश्वास नहीं रखता। उससे वो प्रूफ मांगने लगता है। काफी सोचने के बाद फिर वेरा को रियलाइज होता है कि उसने जो कांटेक्ट किया था निको को, उसके कारण टाइमलाइन बदल गई है और शायद अब सिंस टाइमलाइन बदल गई है तो शायद इस टाइमलाइन में निको जिंदा हो सकता है। यही जानने के लिए वो उसके यानी निको के घर जाती है, लेकिन निको वहाँ नहीं रह रहा था, वहाँ पे डेविड रह रहा था और इस टाइमलाइन में डेविड ने एक लड़की से शादी की थी और उनकी एक बेटी थी। इसके बाद जो उनका फैमिली फ्रेंड रहता है वो एंटो, उसके घर जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि एंटो की माँ कैरल और एंजल ने शादी की है। वो एंटो से भी मिलती है लेकिन एंटोन भी उसे पहचानता नहीं है। फिर वो एंटोन को टच करती है और तभी उसकी मेमोरी रिफ्रेश होती है। जैसे पहले टाइमलाइन में दोनों फर्स्ट टाइम ट्रेन में मिले थे, पर इस टाइमलाइन में दोनों कभी मिले ही नहीं थे, दोस्त ही नहीं थे। काफी दुखी रहती है वो। इसी दरम्यान टीवी पे मिराज नाम की नॉवेल रिलीज हुई थी और उसके ऑथर का इंटरव्यू वो देखती है। इस नॉवेल में लिखा गया था कि 1989 में एक लड़के को फ्यूचर से किसी लड़की ने कांटेक्ट किया था और मर्डर के बारे में बताया था। अब ये स्टोरी तो वेरा की ही थी, इसलिए वो पुलिस लेरॉन के पास वापस मदद मांगने के लिए जाती है ताकि वो ऑथर से मिले। फिर दोनों भी ऑथर से मिलने जाते हैं और पूछताछ करने पर वो बताता है कि दरअसल ये कहानी उसे निको के माँ ने बताई थी 20 साल पहले। उसे ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग लगा, इसीलिए उसने इस पे रिसर्च की और ये नॉवेल लिखी। यहाँ पे वेरा को दो चीज का बहुत बड़ा दुख हो रहा था कि डेविड उसका पति नहीं है और उसकी कोई भी बेटी नहीं है। ये बात उसे काफी खाई जा रही थी। उसे ये सारी चीजें किसी भी तरह फिक्स करनी थी और वो फिक्स करने के लिए उसे वो कैमरा और टीवी की जरूरत थी, क्योंकि बाहर अभी भी तूफान चल रहा था और उसका ये सेकेंड डे था। लेकिन इस टाइमलाइन में उसे निको के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो पुलिस ऑफिसर लेरॉन उसे बताता है कि निको को ढूंढने में वो उसकी मदद करेगा, लेकिन उसको कोई ना कोई सबूत चाहिए कि तुम सच बोल रही हो। काफी सोचने के बाद उसे डेविड ने की गई रिसर्च याद आती है, जिसमें उसे याद आता है कि एंजल अपने वाइफ को मारने के बाद डेड बॉडी वेयरहाउस में दफनाने वाला था। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि इस टाइमलाइन में भी उसने हेल्डा को मार दिया होगा और लाश वेयरहाउस में दफनाई होगी। तो जस्ट एज अ क्लू वो पुलिस को ये बताती है। तो पुलिस उस जगह पे खुदाई करते हैं और हेल्डा की उन्हें लाश मिलती है और लेरो को अब विश्वास होता है कि ये सच बोल रही है और उसकी वो मदद करता है। फिर वो उसे एक मोटेल का एड्रेस देता है और कहता है कि तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें मोटेल में मिलेगा। जब वेरा मोटेल में पहुंचती है तब वहाँ पे उसे डेविड मिलता है। वो किसी और लड़की के साथ वहाँ पे था, यानी वो अपने वाइफ पे चीट कर रहा था। और यहाँ पे वेरा को वही टेबल पे मैच बॉक्स मिलता है। प्रीवियस टाइमलाइन में भी उसे वो मैच बॉक्स मिला था उसके पॉकेट में, यानी वो पहले भी वेरा के ऊपर चीट कर रहा था और इस टाइमलाइन में भी वो अपने इस वाइफ के साथ चीट कर रहा है। वेरा को ये सुन के दुख होता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ बोलती नहीं है, पर डेविड से हेल्प मांगती है। जैसे कि वो बैंक में काम करता था तो उसके पास कई लोगों का डेटाबेस रहेगा। डेविड पहले तो इनकार कर देता है, लेकिन फिर ये उसे ब्लैकमेल करती है कि तेरे अफेयर के बारे में ना तेरे वाइफ को बता दूंगी। तो डेविड रेडी हो जाता है। तो वो चेक करने के बाद उसे निको का एड्रेस मिलता है, वो उसे दे देता है। अब वेरा उस एड्रेस पे पहुंच जाती है। यहाँ पे निको की माँ थी। निको की माँ उसके साथ काफी अच्छे से बिहेव करती है, एज इफ वो कोई जान पहचान वाली ही है। और घर का माहौल देख के तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे उसके और पुलिस इंस्पेक्टर लेरॉन के शादी के तस्वीर लगे हुए थे। और तभी मूवी का फर्स्ट प्लॉट रिवील होता है कि निको ही इंस्पेक्टर लेरॉन है। यहाँ पे इन दोनों की शादी हुई थी और ये दोनों काफी खुश थे। और फिर वहाँ पे लेरॉन आ जाता है और वो उसे सारी कहानी बताने लगता है और मूवी का प्लॉट रिवील होने लगता है। वो बताता है करीब 25 साल पहले एंजल और एंटोन की माँ कैरल, इन दोनों का अफेयर चल रहा था। एक दिन एंजल की वाइफ हेल्डा ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ा था और इसी बीच में हेल्डा और कैरल की लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें हेल्डा मर जाती है। ये जब चल रहा था इसी समय वेरा और निको का कांटेक्ट हो रहा था। दोनों बातचीत कर रहे थे। चीख सुनने के बाद वेरा उसे वार्न करती है कि तुम मत जाना, लेकिन फिर भी निको चला जाता है। लेकिन बीच में उसका मन बदल जाता है और वो आधे रास्ते से
से ही लौट जाता है, तो इसके कारण वो मरता नहीं है और टाइमलाइन बदल जाती है। दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 25 साल बाद वाली वेरा ने इसको कांटेक्ट किया था, यानी इस समय 1989 में जो वेरा है वो भी निको के ही एज की है, यानी वो भी छोटी बच्ची है। उसके बाद जब निको घर आता है तब अपने टीवी पे उसे वेरा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसे एंजल पे शक रहता है, इसीलिए अगले दिन वो एंजल के घर जाता है चुपके से, जहाँ उसे बाथरूम में हिल्डा की लाश मिलती है। थोड़ी देर बाद एंजल उस लाश को लेके ठिकाने लगाता है। ये सब कुछ चुपके निको देख लेता है। अब उसने ये विटनेस किया था, इसीलिए आगे जाके वो पुलिस को कंप्लेंट करता है एंजल के अगेंस्ट, लेकिन एंजल ने सारी प्लानिंग करके रखी थी। इनफैक्ट उसने हेल्डा का डुप्लीकेट पासपोर्ट बना के रखा था और उसे फ्रेम किया था कि हेल्डा अभी जर्मनी में शिफ्ट हुई है परमानेंटली। स्टेटमेंट में निको बोलता है कि एक फ्यूचर से लड़की आई थी और उसने मुझे कांटेक्ट करके ये मर्डर के बारे में बताया था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद तो पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन रोक देती है और वो केस उधर ही बंद हो जाता है। लेकिन निको को अपने सवालों का जवाब नहीं मिला था, इसीलिए वो वेट करने लगता है कि कब वापस उसे वेरा से कांटेक्ट करने का मौका मिलेगा और वो इस मर्डर के बारे में और जानकारी ले। लेकिन 3 दिन बीत जाते हैं, वो स्टॉर्म निकल जाता है और वो कनेक्शन कभी वापस बनता ही नहीं है। लेकिन निको परेशान रहने लगता है कि उसके साथ आखिरकार हुआ क्या था, और इसकी इस अजीब बिहेवियर के कारण उसकी माँ परेशान हो जाती है और वो उसे एक साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाती है और उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद निको अपना घर छोड़ देता है, लेकिन निको को बस यही जानना था कि उस लड़की ने कांटेक्ट क्यों नहीं किया और उसका आगे क्या हुआ। उसे याद आता है कि एक दिन वेरा वॉनपेडिया नाम के स्टेशन पे एंटोन से मिली थी आगे, इसीलिए वो कई साल तक रुकता है और रोज उस स्टेशन पे जाता था, उसका वेट करता था कि वो वेरा से मिले। आगे काफी साल बीत जाते हैं और वो बड़ा होता है और एक दिन उसे वेरा फिर ट्रेन में दिख जाती है। यहाँ ओरिजिनल टाइमलाइन के अनुसार एंटोन की मुलाकात वेरा से होने वाली थी, लेकिन निको को वेरा पसंद आती है और वो खुद को वेरा से इंट्रोड्यूस करता है। फिर उनकी दोस्ती हो जाती है, फिर प्यार और कुछ सालों के बाद शादी, और यहाँ पे इस तरीके से ये टाइमलाइन पूरी चेंज हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे 2 बार टाइमलाइन चेंज हुई थी, एक बार जब निको एंजल के घर नहीं जाता और वो मरता नहीं है तब, और दूसरी टाइमलाइन जब निको वेरा से मिलता है, क्योंकि अगर वो वेरा से नहीं मिलता तो एंटोन से उसकी मुलाकात होती और डेविड से ही उसकी शादी होती। आगे वो बताता है कि दोनों की लाइफ काफी अच्छे से बीत रही थी। इस टाइमलाइन में अभी तक वेरा ने पास्ट में उसे कांटेक्ट नहीं किया था, लेकिन निको को पता था कि एक ना एक दिन वेरा को सारा सच पता चल जाएगा। अब यहाँ पे वो वेरा से प्यार करता था, उसे खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो वेरा को टाइमलाइन के बारे में नहीं बताता। इवन जब पहली बार पुलिस स्टेशन में वेरा उससे मिलती है तब वो चौंक जाता है और उसे याद आता है कि भाई अब इसको पुराने टाइमलाइन के बारे में पता चल गया है। लेकिन उसकी सारी स्टोरी सुनने के बाद उसे रियलाइज होता है कि ये अपने पति डेविड और अपनी बेटी ग्लोरिया को बहुत मिस कर रही है, इसीलिए वो प्लान बनाता है और डेविड की सच्चाई उसे बताता है कि भाई देख, ये तभी भी तुझ पे चीट कर रहा था और इस टाइमलाइन में भी वो चीट कर रहा है, यानी वो अच्छा आदमी नहीं है। अब वेरा ये सब कुछ सुन लेती है एंड पहले तो वो काफी नाराज हो जाती है कि उसे इस टाइमलाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर निको उसे शांत करने के लिए जाता है और उसे टच करता है, तभी वेरा की मेमोरी सारी रिफ्रेश हो जाती है और उसे उन दोनों से जुड़ी हुई सारी बातें याद आने लगती हैं। उससे मिलना, दोस्ती करना, फिर शादी, और निको के लिए उसके मन में प्यार आता है। लेकिन अभी भी उसके लाइफ में कमी थी क्योंकि उसे ग्लोरिया चाहिए थी, उसकी बेटी। वेरा निको को काफी कन्विंस करने की कोशिश करती है कि हमें ये टाइमलाइन पहले जैसी ही करनी चाहिए क्योंकि मुझे मेरी बेटी चाहिए बस। लेकिन ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक था, इसीलिए निको मना कर देता है, बट वो तैयार नहीं होती। वो उसे इतना कहती कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई है, अब तुम्हें मुझे मेरी जिंदगी देनी है। और दोस्तों वो बिल्डिंग से जंप मार के वहीं पे गुजर जाती है। अब वेरा को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी निको को टाइमलाइन फिर से चेंज करनी होगी। सिंस अभी भी स्टॉर्म चल रहा था, वो भागते हुए स्टोर रूम में जाता है जहाँ पे वो कैमरा और टीवी रखा हुआ था। तूफान खत्म होने के लिए कुछ ही समय बचा था, तो वो कनेक्शन चालू करता है और अपने बचपन के निको से वो कनेक्ट होता है। छोटे निको के लिए ये तूफान का दूसरा दिन था जब वो वेरा का वापस वेट कर रहा था कि ये लड़की कौन है, मुझे वापस कब कांटेक्ट करेगी। तब 2014 वाला निको खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि तुम किसी भी हालत में उस लेडी को यानी वेरा को ढूंढने मत जाना। इवन एंजल ने जो मर्डर किया है ये भी किसी को मत बताना, बस तुम्हारे पास ही ये सीक्रेट रखो, उससे ऑब्सेस मत हो जो भी चीज तुम्हारे आसपास जो हुई थी इसके लिए। छोटा निको मान जाता है और वो वैसा ही करता है। अब यहाँ पे वापस टाइमलाइन बदल जाती है। अब इस बदलाव के कारण निको नॉर्मल रहता है, कभी भी वो साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं जाता और वो वेरा से ऑब्सेस नहीं होता, उसे वेरा से प्यार भी नहीं होता, वेरा से ट्रेन में भी नहीं मिलता। और एज पर जो नॉर्मल टाइमलाइन थी, वेरा ट्रेन में एंटोन से मिलती है, फिर डेविड से मुलाकात होती है और डेविड से शादी होती है और उन्हें ग्लोरिया नाम की बेटी होती है। जैसे पहले टाइमलाइन थी वैसे ही सब होता है। अब
नेक्स्ट डे वेरा नींद से उठती है। उसे पिछले दिन का यानी निको से मिलना और टाइमलाइन नंबर 2 में बिताया गया वो एक दिन याद रहता है। यहाँ पे उठने के बाद उसे रियलाइज होता है कि डेविड उसका पति है और ग्लोरिया उसकी बच्ची जो है वो अभी भी है, लेकिन उस घर में टीवी या कैमरा नहीं मिलता। फिर उसे डेविड के अफेयर वाली बात याद आती है और वो उसमें मैच बॉक्स ढूंढने लगती है जो कि उसे मिलता है, यानी यहाँ पे भी डेविड चीट कर रहा था। उतने में उसे एंजल और केरल उसके एरिया में दिखाई देते हैं, यानी निको ने जैसे प्रॉमिस किया था वैसे ही सारी चीजें हुई थी। अब वेरा को बेटी मिली थी और डेविड की सच्चाई भी पता चल गई थी, तो वो निको को ढूंढने के लिए जाती है। उसे पता था कि एंजल ने हेल्डा की डेड बॉडी वेयर हाउस में छुपाई थी, सो वो वहाँ पे खुदाई करती है और उसे वो डेड बॉडी मिलती है। वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है और इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं इंस्पेक्टर लायरॉन यानी निको। इनफैक्ट वेरा उसी का इंतजार कर रही थी। अब यहाँ पे टाइमलाइन के अनुसार निको को तो बस यही याद था कि बचपन में एक लेडी ने उसे कांटेक्ट किया था, फिर फ्यूचर से वापस उसका सेल्फ आता है और उसे कांटेक्ट करके बताता है कि भाई तू लेडी के पीछे जाना मत, इसीलिए वो वेरा को नहीं पहचानता। वो वेरा से पूछता है कि तुम कौन हो और इस डेड बॉडी के बारे में तुम्हें कैसे पता, तो वो उसे देख के गए थे कि मैं जानती थी कि तुम ही आओगे निको। अब निको ये नाम सुन के वो चौंक जाता है क्योंकि वो उसके बचपन का नाम था, तो वो पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। सो स्माइल देते हुए वेरा कहती है कि तुम भी मुझे जानते हो पर अभी तुम्हें वो याद नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे निको को उसके पास्ट टाइमलाइन के बारे में चीजें याद नहीं थी। वो हंस के उसे बताती है कि ये वही लड़की है जिसने उसे बचपन में कांटेक्ट किया था फ्यूचर से, और उसे धीरे धीरे सारी चीजें बताती कि कैसे दोनों की टाइमलाइन चेंज हुई थी और कितनी बार ये दोनों मिले थे। सेकंड टाइमलाइन में दोनों भी हस्बैंड वाइफ थे और फिर इसी तरह दोनों एक दूसरे को मिलते हैं और अपनी एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। इस जिंदगी में वेरा की बेटी ग्लोरिया भी शामिल थी उनके साथ और यही पे कहानी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली फ्यूचर एंड पास्ट का कनेक्शन एस्टैब्लिश कैसे हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रिक स्टॉर्म आया था यानी तूफान आया हुआ था 1989 में, तो एग्जैक्टली सेम टाइम पे फ्यूचर में भी यानी 2014 में भी इलेक्ट्रिक स्टॉर्म आया हुआ था। इसके कारण स्पेस टाइम कंटिन्यूम में ग्लिच आ जाता है, यानी जो चीजें हो रही है उनके सीक्वेंस में एक चेंजेस आ जाते हैं जिसके कारण एक वर्म होल तैयार होता है जो 1989 और 2014 इन दो टाइमलाइन को कनेक्ट करता है, जिसके कारण वेरा और निको एक दूसरे से बात कर पाते हैं। 1989 और 2014 दोनों भी सेम टाइम में वो तूफान आया हुआ था और इसी के कारण ये कनेक्शन बनता है, एज इन ये दो एंड थे उस वर्म होल के, और इसी तरह दोनों एक दूसरे की लाइफ बदलते हैं और एट द एंड हैप्पीली एवर आफ्टर रहते हैं। अगर मूवी के कंसेप्ट के बारे में बात करूँ तो दोस्तों 2000 में रिलीज हुई द फ्रीक्वेंसी भी मूवी कुछ ऐसी ही थी, जहाँ पे अरोरा बोरियालिस के अकरेंस के कारण दो टाइमलाइन कनेक्ट हो जाती है, वर्म होल बन जाता है और एक पिता और बेटा रेडियो के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं। वो भी काफी मस्त मूवी थी टाइमलाइन और टाइम चेंजेस की। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।